आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी रेशो के। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज के बारे में बताया था। लिक्विडिटी रेशो के न्यूमेरिकल किए थे हमने, सॉल्वेंसी के रेस किए थे, टर्नओवर के किए थे। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी रेशो के। तो प्रोबेबिलिटी रेशो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होता है, उसके बाद ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशो। तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले जान लेते हैं, उसके बाद इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बटा नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और 7th नंबर पे डिविडेंड पर शेयर, इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड पे टू इक्विटी शेयर होल्डर बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एंड प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर बटा अर्निंग पर शेयर। तो इनके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया था। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कहा गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करो। तो आपको सेल्स दी है 2,50,000 की, सेल्स रिटर्न दी है 10,000 की, ओपनिंग स्टॉक दिया है 20,000 रुपीज़ का, परचेजेस दी है आपको 1,20,000 की, परचेज रिटर्न दी है 20,000 रुपीज़ की, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 5,000 रुपीज़ का। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल्स गुणा 100। तो देखो नेट सेल्स हमारे पास आ जाएगी, ये सेल्स दी है 2,50,000, इसमें से हम रिटर्न को क्या कर देंगे माइनस। तो जब हम सेल्स में से रिटर्न को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट सेल आ जाएगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सेल्स आपको मैंने बता दी, सेल्स निकलेगी हमारे पास नेट सेल, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो हमारे पास नेट सेल आ गई 2,40,000 रुपीज़ की। अब हमारे को निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद जो है हमारे को परचेज दिए हैं और रिटर्न दिया हुआ है। तो नेट परचेज हमारी होगी 1,20,000 में से 20,000 को लेस करेंगे तो 1,00,000 की, और हमारे को दिया है क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेज आपको गिवन नहीं है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते तो भी हमने क्या करने थे, ऐड करने थे। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन्हीं से ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो फिगर्स दी है उनको हम पुट करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक था 20,000, परचेजेज थी 1,20,000 और रिटर्न थी 20,000, तो ये माइनस हो जाएगी और माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1,15,000, तो ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है आपका सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हमारे को 2,40,000 हमने सेल फाइंड आउट की और 1,15,000 रुपया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो 2,40,000 में हम 1,15,000 को माइनस करेंगे तो 1,25,000 ये हमारे आगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है और हमारे पास नेट सेल्स भी है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 से 20 कट हो गई और 20 से 20 कट हो गई। अब हमारे पास यहाँ पर बच गया 1,250 डिवाइड बाय हमारे पास आ गया 24। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 625 और नीचे आ जाएगा 12। जब हम 625 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 52.08 ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग।
आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, सेल्स दी है आपको 4 लाख रुपीज़ की, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दी है 25% ऑन कॉस्ट। तो आपको दो चीज़ें दी हैं, एक दी है सेल्स, एक दिया है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 25% ऑन कॉस्ट का, ठीक है। तो अब हमारे से जो पूछा है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हमारे को जो है, देखो सेल्स हमारे को दी हुई है, नेट सेल्स कितनी दी है, 4 लाख रुपीज़ की। हमारे को फाइंड आउट करने पड़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में हमारे को क्या कहा है कि ये 25% है ऑन कॉस्ट का, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, अगर हम कॉस्ट को एग्ज्यूम कर लें 100 रुपीज़, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है कॉस्ट का 25%। तो कॉस्ट हमने 100 एज्यूम की, तो 25% हो जाएगा इसका 25 रुपीज़। तो ये जब हम कॉस्ट को 100 मानते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाते हैं 25। अब हम सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेल कैसे हमारे पास जैसे यूँ कैलकुलेट होगी, क्योंकि कॉस्ट हमारी 100 है, 25 हमने प्रॉफिट कमाए, तो सेल्स हमारी हो जाएगी 125 जो हमने माना इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है 125, ये क्या है, ये हमारे पास सेल है। तो अब हम जो है कॉस्ट जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे को कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को सेल्स क्या है, गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ़ सेल्स जो हमने माना 125, देन कॉस्ट कितनी है, 100, ठीक है। क्योंकि हमने ये जो फाइंड आउट की 125, ये कैसे की, क्योंकि कॉस्ट हमने एज्यूम की 100 और 25% थे इसके प्रॉफिट, तो कॉस्ट में जब प्रॉफिट करेंगे तो सेल्स आ गई। अब हमने क्या किया, हमने माना इफ सेल्स 125 है, देन कॉस्ट कितनी है, 100। अगर एक है तब कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइड बाय 125। अब जो है, अब हमारे को दी हुई है सेल्स 4 लाख, तो इफ सेल्स 4 लाख देन कॉस्ट, तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 4 लाख। तो सबसे पहले हम जो है इसको देखो 25 से करेंगे डिवाइड, तो 25 4 जा हो गया 100 एंड 25 5 जा हो गया 125। तो नेक्स्ट में आ गया, देखो 4/5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, ये 4 लाख। तो जब हम 4 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000 रुपीज़, ठीक है। अब जो 80,000 रुपीज़ है, इसको कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो 3,20,000 रुपीज़ ये हमने निकाल ली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाल लिया। ये हमारे को क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि जब सेल्स में से कॉस्ट को निकालेंगे तब हमारे पास आएंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेल हमारे को दी थी 4 लाख रुपीज़ की, और कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर ली 3,20,000 रुपीज़ की। तो जब हम 4 लाख में 3,20,000 को माइनस करेंगे तो 80,000 ये हमारे पास आ गए ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गए, और सेल्स हमारे को जो है दी थी 4 लाख रुपीज़। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय 4 लाख नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 से 20 कट हो गई, और 30 से 30 कट हो गई। अब हमारे पास कितना हो गया, 80/4 आ गया। तो जब हम 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारे पास आ गया, 20। तो 20% जो है ये हमारा हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन थर्ड है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसमें भी आपसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ही पूछी हुई है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि जो कैश सेल है वो है टोटल सेल्स का, जितना हमने टोटल किया उसका 25% है कैश। तो इसका मतलब जब टोटल का 25% कैश है तो क्रेडिट कितना हो जाएगा हमारा, 75%। और आगे आपको कहा है परचेजेस आपको दी है 2,76,000 की, और आपको क्रेडिट सेल दी है 2,40,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में कैश सेल बोला हुआ है कि 25% टोटल सेल का, और यहाँ पर आपको जो है क्रेडिट सेल दी गई है। और इसके बाद आगे कहा है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक है
वो ओपनिंग स्टॉक से 20,000 रुपीज़ जो है क्या है, ज़्यादा है। एक आपको ये इस क्वेश्चन में क्या है, ये कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्रेडिट सेल से टोटल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमारे को क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है कैलकुलेट करने के लिए। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब हम जो है सबसे पहले जो हमारे को दिया है सेल्स के बारे में, उसके बारे में लिखते हैं। तो हमारे को दिया है कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल्स। तो टोटल जो सेल है उसका 25% है कैश सेल। तो आपको मैंने बताया कि अगर हम 100 मान लेते हैं तो 25% कैश होते हैं, तो 75% क्या हो गई हमारे पास क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल हमारे को दी है 2,40,000 रुपीज़ की, और वो कितना हुआ, वो हुआ 75% ऑफ टोटल सेल्स। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में इसके बारे में कहा है। अब हम ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं टोटल सेल्स हमने मान ली 100, एज्यूम किया हमने 100, तो कैश सेल्स कितनी निकल जाएगी 25%। तो जब 100 का 25% निकालेंगे तो 25 हो गई, और क्रेडिट सेल्स जब हम निकालेंगे तो ये 75% है, तो 75 जो है ये हमारे पास हो गई क्रेडिट सेल। अब हम जो है क्रेडिट सेल से टोटल सेल को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। क्रेडिट सेल से हमने टोटल सेल फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे इफ क्रेडिट सेल 75 देन टोटल सेल्स कितनी हो गई 100। इफ क्रेडिट सेल 1 देन टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी 100 डिवाइड बाय 75। अब हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000, तो इफ क्रेडिट सेल्स 2,40,000 देन टोटल सेल्स तो हो जाएगी 100 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 रुपीज़। अब हम ऐसा करेंगे 25 से इसको कट करते हैं, तो 25 4 जा हो गया 100 एंड 25 3 जा हो गया 75। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ गया है 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000। अब हम ऐसा करेंगे 24 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 8, और इसके साथ साथ कितनी जीरो आ जाएगी 4, तो ये हो गया 80,000 रुपीज़। तो जब हम 80,000 को नेक्स्ट स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3,20,000 रुपीज़ ये हमने फाइंड आउट कर ली। क्या कर ली हमने, टोटल सेल फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो देखो हमारे को क्रेडिट सेल दी थी 2,40,000, तो हमने फाइंड आउट कर ली कि 3,20,000 जो है ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई टोटल सेल्स। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे अब हमारे को स्टॉक के बारे में क्या कहा है, स्टॉक के बारे में कहा है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, और कितना है 20,000 रुपया ज़्यादा है। ठीक है, और अब हमने जो निकालना है इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो कैसे निकलेगा पिछले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि हम जो है यहाँ ओपनिंग स्टॉक जो है हमारे को दिया हुआ है कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक से 20,000 से कम है, और एक हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, एक परचेजेज जो है वो हमारे को दी है 2,76,000, और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हमारे को क्या है कहा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं अब छोटा कौन सा स्टॉक है, कम क्या है ओपनिंग, तो हमने देखो ओपनिंग मान लिया x, ओपनिंग हमने x माना, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा, आपको बोला कि वो जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 20,000 ज़्यादा है, तो क्लोजिंग हो जाएगा x जमा 20,000 रुपीज़। जैसे हमने x मान लिया ओपनिंग, तो क्लोजिंग हो जाएगा x प्लस 20,000 रुपीज़। अब जो है अब हम जो है वैल्यू को पुट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा, तो ये हमने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक ऊपर लिखा हुआ है, प्लस परचेजेज आगे 2,76,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है x प्लस 20,000। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो शुरू में x आ गया प्लस 2,76,000 आ गया, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा x को तो यहाँ आ जाएगा माइनस x, और जब पहले माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और 20,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो अब आगे जो x से x प्लस का है और x माइनस का है क्या हो जाएगा कट, और 2,76,000 से हम कितना लेस कर देंगे 20,000 रुपीज़। अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2,50,000
6000। तो ये हमने निकाल लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम इजीली से क्या कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि सेल को हमने फाइंड आउट कर लिया है 3,20,000 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने फाइंड आउट कर लिया 2,56,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 3,20,000 से हम 2,56,000 को माइनस करेंगे तो 64,000 ये हमने फाइंड आउट कर लिए ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है और हमारे पास जो है नेट सेल्स भी है। अब हम पुट करेंगे तो 64,000 डिवाइड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो पहले 20 से 20 कट हो गई और यहाँ पर 20 से 20 कट हो गई। अब हमारे पास आ गया 640 डिवाइड बाय 32। तो जब हम 64 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 2 और यहाँ पर एक जीरो बची तो 0 और 20% ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह हमने क्वेश्चन थर्ड भी क्या कर लिया, कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है सेल्स हमारे को दी है 4,20,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे को दिया है 2,50,000 रुपीज़ का और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे को दिए हैं 50,000 रुपीज़ के। सेल्स रिटर्न हमारे को दी है 20,000 रुपीज़ की और आपको बोला है कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो को कैलकुलेट करो। तो आपको बताया कि ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला होता है। और अब ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम किस तरीके से निकालेंगे, हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है, इसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, जमा। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जमा करते हैं तो हमारे पास क्या जाते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने में लगी हुई है उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्ट। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकालते हैं, तो ये हो गया फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमारे पास जो है 2,50,000 दी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दी है 50,000। तो हमारे पास जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आ गई हमारे पास कितनी, 3 लाख रुपीज़ की। अब हमारे को फाइंड आउट करने के लिए रहेगी नेट सेल्स। तो नेट सेल्स होती है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर जो सेल्स है वो आपको दिया है 4,20,000 और रिटर्न दिया है 20,000 रुपीज़ की, तो इसको माइनस कर देंगे तो सेल्स माइनस सेल रिटर्न। तो हमारी जो नेट सेल्स है वो आ जाएगी 4,20,000 में से 20,000 को माइनस करेंगे तो 4 लाख रुपीज़। तो अब हमारे पास जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है 3 लाख की और नेट सेल्स भी है 4 लाख का। तो अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 लाख को हमने डिवाइड किया 4 लाख से मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो पहले जो है 50 से 50 कट हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम जो है 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 जा हो जाता है 100 एंड 25 3 जा कितना हो जाता है 75%। तो 75% जो है ये आ गई हमारी ऑपरेटिंग रेशो। तो ये आपको बता दिया। क्वेश्चन 4 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि नेट प्रॉफिट रेशो को फाइंड आउट करो। तो आपको देखो क्या दिया गया है, सेल्स दी है 10,50,000 की, रिटर्न इनवार्ड दिया है 50,000 रुपीज़ का। रिटर्न इनवार्ड होता है सेल्स रिटर्न। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दिया है 5,50,000 के। ऑफिस के एक्सपेंसेस दिए आपको 30,000 के। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आपको एक्सपेंसेस दिए हैं 20,000 के। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जो आपने दिया वो दिया है 15,000 रुपीज़ का। और लॉस बाय फायर हुआ है 20,000 रुपीज़ का। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट वो दिया है आपको 10,000 रुपीज़। तो ये जो लास्ट में जो दिया है ये आपकी इनकम है। ठीक है, कौन सी इनकम, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को और ऑफिस एक्सपेंसेस को और ये जो लॉस बाय फायर है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इन सब को हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएंगे। और हम जो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारे से जो पूछा हुआ है उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे से पूछा है नेट प्रॉफिट रेशो, तो फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में सेल्स भी दी है और सेल्स रिटर्न भी दी है। तो जब सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी ये
नेट सेल्स 10 लाख रुपीज़ की। लेकिन सबसे पहले हम जो है निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, सेल्स में से रिटर्न्स इन वार्ड को हम सबसे पहले माइनस करेंगे, उसके बाद जो है हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी माइनस करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस को भी माइनस करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को माइनस करेंगे, लॉस बाय फायर को भी करेंगे माइनस, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, ये एक्सपेंसेस है। और जो लास्ट में है ये बिजनेस की इनकम है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट होते हैं उसमें हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर देंगे, ऐड, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कर देंगे लेस। तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अर्थात ऐसी इनकम है जो बिजनेस के बाहर की है, तो इसको हम ऐड करेंगे, बाकी इन सबको माइनस कर देंगे। अब वैल्यू को पुट करते हैं, तो वैल्यू हमने पुट कर दी, और तो जब हम 10,50,000 में 50,000, 5,50,000, 30,000, 20,000 एंड 15,000 और 20,000 को हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस कर देंगे हम इसमें 10,000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3,75,000। तो 3,75,000 ये हमारे पास क्या आगे, नेट आपकी प्रॉफिट आगे, ठीक है। और नेट सेल्स आ जाएगी, सेल्स माइनस सेल रिटर्न, जो 10,50,000 माइनस 50,000 माइनस करेंगे तो 10 लाख। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट भी है, नेट सेल्स भी है, वैल्यू को पुट करेंगे, तो 3,75,000 डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम सबसे पहले 20 से 20 को कट करेंगे, फिर यहाँ पर 30 से 30 को कट करेंगे। अब हमारे पास 375 और नीचे 10 है, तो जब हम इस 0 से कट करेंगे तो ये आ जाएगी यहाँ, तो 37.5% ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह हमने क्वेश्चन 5 भी कर लिए कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। तो आपको इसमें कहा है कि अर्निंग पर शेयर निकालो, बी आपको बोला है कि डिविडेंड पर शेयर निकालो, और सी आपसे पूछा है प्राइस अर्निंग रेशो निकालो। तो 3 रेशो इसमें पूछी है, सबसे पहले अर्निंग शेयर पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर एंड प्राइस अर्निंग रेशो। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो हमारे को दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 10 लाख रुपीज़ की, इक्विटी शेयर कैपिटल दिए हैं 100 ईच 60 लाख की, परपोज डिविडेंड है 6 लाख रुपीज़ के, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो दिया है 20 लाख रुपीज़ का, इसके साथ जो है आपको टैक्स रेट दिया है 35%, और मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर्स आपको दिया है 200 रुपीज़, ठीक है। और आपसे पूछी हुई है अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशो। तो सबसे पहले हम जो है चलते हैं, सबसे पहले हमारे को पूछा हुआ है अर्निंग पर शेयर। तो देखो अर्निंग पर शेयर का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो जो प्रॉफिट है वो आपके पास होने चाहिए, उसमें से आपने इंटरेस्ट भी लेस किया होना चाहिए, टैक्स भी दिया होना चाहिए, और प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिया होना चाहिए। फिर वो जो आपके पास आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और आपके पास जो है अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट कौन से दिए हैं। देखो प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं बिफोर टैक्स, तो आपने अभी टैक्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो टैक्स के बाद सबसे पहले क्या देते हैं हम, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है यहाँ पर डिवेंचर दिए नहीं है, ठीक है। जब डिवेंचर नहीं दिए हुए हैं तो डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट नहीं है, तो हम सबसे पहले जो है इंटरेस्ट जब नहीं है तो इंटरेस्ट के बाद हमारी बात आ जाएगी टैक्स की, तो हमारे को इसमें से टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो करते हैं उसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमने लिख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 लाख रुपीज़ के। अब इंटरेस्ट तो है नहीं इसमें, इंटरेस्ट कब होना था, अगर आपको क्वेश्चन में डिवेंचर्स दिए होते और उनका जो है रेट साथ में लगा होता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का है 10%, ठीक, तो वैसे ही हमने निकालना था, नहीं दिए तो ये नहीं होगा। तो अब हम जो है लेस कर देंगे इसमें टैक्स। तो टैक्स आपको कितना दिया है 35%, तो हम लेस कर देंगे 35%। तो 20 लाख का 35% कितना होता है 7 लाख, तो 7 लाख को क्या कर दिया जाएगा माइनस। अब हमने जब 20 लाख में से 7 लाख टैक्स दिए तो हमारे पास आ गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद हमारे प्रॉफिट बच गए 13 लाख रुपीज़ के। अब हमने देखना है कि प्रेफरेंस डिविडेंड तो नहीं है, तो प्रेफरेंस देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको दिए हैं 10 लाख रुपीज़ के। अब इनको हमारे को डिविडेंड देना पड़ेगा, और डिविडेंड कितना देना पड़ेगा, यहाँ आपका लिखा है 10%, तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, तो 10 लाख का 10% 1 0 कट हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो अब हम जो है प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे तो 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ हम इनको भी लेस करेंगे,
ठीक है, तो 13 लाख में से हमारा 1 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने में चला गया। अब हमारे पास जो बचा वो कितना बच गया, 12 लाख रुपीज़ बच गया। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये हमने जो है ये निकाल लिया। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो देखो इक्विटी शेयर्स कैपिटल, यहाँ बड़े ध्यान से देखना, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे को दिए है 60 लाख रुपीज़ की। तो अब एक जो शेयर है वो है 100 रुपीज़ का, तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हुए, हम 60 लाख को 100 से क्या कर देंगे डिवाइड। जब 100 से हमने डिवाइड कर दिया तो 20 कट हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 60,000 रुपीज़। ठीक है, 60,000 शेयर्स। तो जब हम जो है 12 लाख को 60,000 से डिवाइड करेंगे तो देखो 40 से 40 कट हो गई और 120, इसको जब हम 6 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 6 2 जा और एक जीरो बची है तो 20। तो 20 जो है वो हमने निकाल लिया अर्निंग पर शेयर। तो हमने देखो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया 20। तो 20 हमारा जो है ये आ गया अर्निंग पर शेयर, जो आपको बता दिया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट जो है इसमें पूछा है हमारे से डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो डिविडेंड कितना पेड किया, तो देखो यहाँ पर लिखा है प्रपोज डिविडेंड 6 लाख रुपीज़ का। इसका मतलब ये हमने जो है पे किया है। तो डिविडेंड पेड कितना हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर को 6 लाख रुपीज़ का, ये यहाँ से आ गया। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये वैसे निकलेंगे, जो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 60 लाख की। तो और एक जो शेयर्स की वैल्यू है 100 है, तो जब 20 इसकी कट हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 60,000। जब हम 40 से 40 को कट करेंगे और 6 1 जा 6 और एक जीरो आगे बची हुई है तो 10। तो 10 जो है हमारा ये आंसर आ गया डिविडेंड पर शेयर्स। ठीक है, तो एक शेयर्स के ऊपर डिविडेंड कितना पे किया, 10 रुपीज़ जो है पे किया। अब हम जो है चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। वहाँ हमारे से पूछा है प्राइस अर्निंग रेशो। तो प्राइस अर्निंग रेशो का फार्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर्स बटा अर्निंग पर शेयर्स। तो जब भी आपसे पूछा होगा प्राइस अर्निंग रेशो, तो आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस जो रेशो है वो आपको दी हुई होगी। ठीक है, तो वो दी है 200, तो 200 हमने उतार लिया। और अर्निंग पर शेयर आपको निकालनी पड़ेगी, जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था 20 रुपीज़। तो जब हम 200 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, तो कितना हो गया 10। तो 10 जो है टाइम्स हमारा क्या आ गया, आंसर ही आ गया प्राइस अर्निंग रेशो। तो क्वेश्चन जो हमारे पास 6 है उसको भी क्या कर लिया हमने कंप्लीट। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपसे पूछा है रिटर्न इन्वेस्टमेंट, तो जितना आपने जमा किया उसमें कितना आपके पास पैसा वापस आया, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखो क्या क्या दिया इसमें आपको बैलेंस शीट दी है। लाइबिलिटी में शेयर्स कैपिटल दिए हैं 2 लाख रुपीज़ के, रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000, 10% लोन है 1 लाख रुपीज़ का, करंट लाइबिलिटीज़ है 1,50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिए है आपके पास 50,000 रुपीज़ का। और इस तरह जो टोटल है वो आपके पास दिया है 5,50,000। और एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं नेट 2,90,000 की, करंट एसेट्स दिए हैं 2,50,000 की, अंडर राइटर कमीशन दिए हैं 6,000 रुपीज़ के, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है 4,000 की। इस तरह जो टोटल है वो आपको एसेट साइड का भी दिया है 5,50,000 रुपीज़। अब आपसे पूछा क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो इसमें जो प्रॉफिट है आपको निकालना पड़ेंगे बिफोर। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि पहले जब हमने जो है एक रेशो जो है फाइंड आउट की क्वेश्चन नंबर 6 में, कौन सी जैसे रेशो हमने फाइंड आउट की अर्निंग पर शेयर, उसमें थे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। लेकिन जब आप रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो उसमें आफ्टर नहीं होता है, उसमें बिफोर होते हैं। मतलब ऐसे प्रॉफिट जिसमें ना हमने अभी इंटरेस्ट दिया है, ना हमने अभी सरकार को टैक्स दिया है, ना हमने डिविडेंड दिया है, वो हमारे को प्रॉफिट चाहिए। अगर हमने वो दे दिया है तो हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हमारे को कौन से प्रॉफिट दिए हैं। तो देखो हमारे को बैलेंस शीट में दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिए हैं 50,000 रुपीज़ के। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉफिट आते हैं तो वो ऐसे प्रॉफिट होते हैं जिसमें हमने इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड क्या कर दिया होता है, पे कर दिया होता है। लेकिन इसमें कितना पे किया है वो हमारे को यहाँ पर नहीं दिया हुआ है।
ठीक है, टैक्स के बारे में भी नहीं दिया हुआ है, और जो प्रेफरेंस जो शेयर्स है उनके बारे में भी नहीं दिया, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हमारे को यहाँ दिया है इंटरेस्ट के बारे में। तो इंटरेस्ट कैसे, यहाँ लिखा है 10% लोन, बड़े ध्यान से सुना इस बात को। और कितना लिया है हमने, 1 लाख रुपीज़ का। तो 1 लाख रुपए का हमने लोन लिया है, तो 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट है। तो इसका जो हमने इंटरेस्ट दिया है वो कितना पे किया है, 10% इसका 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ जो है, ये जो प्रॉफिट है इसमें से हमने क्या कर दिया है, माइनस। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो हमारे को बिफोर बनाने के लिए जो 10,000 है वो क्या करना पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बैलेंस शीट्स में जो प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट आते हैं आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। उसमें हमने इंटरेस्ट भी दे दिया होता है, टैक्स भी, डिविडेंड भी। अब हम बिफोर करने के लिए यहाँ से हमारे को एक हिंट दिया हुआ है कि 10% लोन है, इसका मतलब हमने 10,000 जो है वो इंटरेस्ट पे किया है। तो इस इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट और लोन क्या कर देंगे हम ऐड। तो आपको मैंने बताया 50,000 में 10,000 क्या कर देंगे हम ऐड, और कितना आ गया, 60,000 रुपीज़। तो ये हमने निकाल लिया इसका फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। आपको मैंने बोला कि इसमें आप लायबिलिटी साइड से भी चल सकते हैं। जब लायबिलिटी साइड से हमने चलना है, एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे निकालते हैं। जब हमने लायबिलिटी साइड से जो है कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज को छोड़ेंगे। बड़े ध्यान से सुना, आप करंट लायबिलिटी को छोड़ेंगे, बाकी सारी की सारी आइटम को क्या कर देंगे, हम ले लेंगे। शेयर्स कैपिटल भी और रिजर्व एंड सरप्लस भी, 10% लोन भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी। सिर्फ हम जितनी करंट लायबिलिटीज होती है उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने किसको छोड़ना है, करंट लायबिलिटीज को। तो करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितनी दी हुई है, 1,50,000 रुपीज़ की, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो हमारे मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम जो है क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास या फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ये जो दो दी हुई है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को छोड़ करके जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं या हमारे मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, इनको क्या कर देंगे हम माइनस, और हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास लायबिलिटी साइड का। तो देखो कैसे हम इसमें निकालेंगे, तो शेयर्स कैपिटल प्लस हम कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस प्लस 10% लोन प्लस जो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या छोड़ा हमने, करंट लायबिलिटीज। और हम माइनस क्या कर देंगे, जो अंडरराइटर कमीशन है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख जो हमारे को फिगर दी हुई है प्लस 50,000, और माइनस हो जाएगा 6,000 माइनस 4,000। जब हम इन सब को ऐड करके 10,000 को माइनस करेंगे तो 3,90,000 ये हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमने मतलब किस साइड से निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया लायबिलिटी साइड से। तो अब आपको मैं बताता हूँ अब एसेट साइड से कैसे निकाला जाएगा। इसको हम एसेट साइड से भी निकाल सकते हैं। तो एसेट साइड में हम क्या करेंगे, एसेट साइड में हमने चलना है तो हम एक फिक्स्ड एसेट्स को ले लेंगे और एक करंट एसेट्स को ले लेंगे, क्योंकि ये दो हमने जो है छोड़ी थी, इनको लेंगे। और इस तरफ जो है हमने करंट लायबिलिटी छोड़ दी, इस तरफ हम करंट लायबिलिटीज को लेंगे। ठीक है, तो देखो फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास कितनी है, 2,90,000 की। करंट एसेट्स कितनी है, 2,50,000 की। जब हम इनको ऐड करेंगे और इनको ऐड करने के बाद हम जो है करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, तब भी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 3,90,000। देखो तो ये हो गया फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 2,90,000 में 2,50,000 को हम प्लस करेंगे, माइनस 1,50,000 को करेंगे, तो 3,90,000 ये हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप एक तरीके से निकाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा है, एसेट साइड से भी निकाल सकते हैं, लायबिलिटी साइड से भी। तो अब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी है और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिविडेंड भी है। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास 60,000 डिवाइड बाय 3,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर 2 0 से हमारी 2 0 कट हो गई, इसके बाद जो है 2 0 से हमारी 2 0 कट हो गई, हमारे पास बच गया 600 डिवाइड बाय 39। तो 3 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 2 जा 6, ऊपर आ गया 200 एंड 3 13 जा, यहाँ हो गया 13। तो जब हम 200 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 15.38% ये हमारा आ गया आंसर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आज हमने जो है सॉल्व किए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के क्वेश्चंस।